गर्मी में एक कमरे के ससुराल आए चार बहुओं के मायके वाले। जून का महीना है। टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। ऐसे में मोहिनी देवी का एक कमरे का घर आज किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि मोहिनी देवी के चारों बहुओं के मायके वाले जो आ गए हैं। अरे बेटा प्रीति, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तू तो जानती है ना कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो इस गर्मी में दम ही घुट जाएगा। एक काम कर, जल्दी से ठंडा ठंडा शरबत लेकर आ। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। नैना, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तेरे घर का ये पंखा तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, बस गर्म हवा फेंक रहा है। मेरी तो जान ही निकल रही है। नैना अपनी माँ की बात सुनकर उठती है और कूलर का मुंह उषा की तरफ कर देती है। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ तो मेरे मम्मी पापा भी कूलर की हवा में बैठे हैं ना। पूरा का पूरा कूलर तुम लोगों ने अपनी तरफ घुमा लिया है, क्योंकि मेरी माँ को गर्मी लग रही है। एक तरफ जहां निशा और नैना कूलर के लिए लड़ रही थी, तो वहीं कोने में सलोनी चूल्हे पर खाना बना रही थी। धुएं और पसीने से उसकी आंखें लाल हो गई थी। सलोनी के मम्मी पापा शोभा और शंकर चुपचाप एक कोने में बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। सलोनी बेटा, कितनी गर्मी है यहाँ, और तू इस आग के सामने बैठी है। क्या करूँ माँ, और कोई जगह भी तो नहीं है। आखिर ये चारों बहुओं के मायके वाले एक ही समय पर इस एक कमरे के घर में क्यों और कैसे आ गए, ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कितनी ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में कुएं से पानी भरकर लाने में मेरी हालत खराब हो गई। सलोनी तपती धूप में गांव के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर एक बड़ा मटका है और कमर पर एक मटका है। पसीने से उसके कपड़े भीग चुके हैं। वो हांफते हुए घर के अंदर आती है, लेकिन घर की हालत देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो मटके को नीचे रखती है। उफ, ये गर्मी! अरे ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने घर का। सलोनी देखती है कि बिस्तर पर बिना धुले और बिना तय किए हुए कपड़ों का अंबार लगा हुआ है। घर में झाड़ू तक नहीं लगी है। दरवाजे के पास झूठे बर्तनों का ढेर पड़ा है, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। प्रीति, नेहा और निशा कूलर के सामने आराम से बैठी बातें कर रही हैं। प्रीति दीदी, ये क्या है? आप लोगों ने घर का कोई भी काम नहीं किया। दीदी, आप तो कपड़े तय करके रखने वाली थी ना, आपने क्यों नहीं किए? अरे सलोनी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या बाहर कितनी तेज धूप है, और गर्मी के मारे मेरा तो सिर फटा जा रहा है। इतनी गर्मी में मैं कुछ नहीं करने वाली। और नैना दीदी, आपको तो सुबह सुबह सारे बर्तन धोने थे ना, आपने ये झूठे बर्तन ऐसे ही दरवाजे के पास क्यों छोड़ दिए? मक्खियां आ रही है पूरे घर में। सुबह सुबह इतनी तेज धूप निकल आई थी सलोनी कि मैं कैसे धोती। इतनी गर्मी में मैं कुएं से पानी खींचकर बर्तन तो धोने से रही। जब शाम को नल में पानी आएगा तब मैं बर्तन धो दूंगी। निशा दीदी, कम से कम सबको तो खाना बना लेना चाहिए था। चूल्हा वैसे का वैसे ही ठंडा पड़ा है, दोपहर हो गई है, घर के मर्द काम से लौटने वाले होंगे। अरे बाबा, मुझे गर्मी लग रही थी। चूल्हे के पास जाने से तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद ही पक जाऊंगी। इतनी गर्मी में तो खाना भी नहीं बना पाऊंगी मैं। मुझसे नहीं चली जाती ये चूल्हे की आंच। प्रीति, निशा और नैना काम से बचने के लिए बहाने कर रही थी। तभी दरवाजे से उनकी सास मोहिनी घर में आती हैं। उसके हाथ में बिजली का बिल था और चेहरे पर कुछ कड़क गुस्सा। अरे झाड़ू भी नहीं लगाया तुम लोगों ने, बस कूलर के सामने बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। कैसे लगाती झाड़ू? बिजली बिल मुफ्त का जो आता है, तुम लोगों को बस काम न करने के बहाने चाहिए। एक नंबर की आलसी हो तुम सब। तो क्या करें माँ जी, इस टीन की छत के नीचे बिना पंखे और बिना कूलर के हम भून जाए क्या? भून तो मेरे बेटे रहे हैं बाहर खड़ी धूप में, और तुम यहाँ महारानियों की तरह बैठी हो। अभी तक चूल्हा भी नहीं चला। घर में काम को लेकर महाभारत छिड़ी हुई थी। तभी राजेश और चारों बेटे अमित, रोहित, समीर, केशव दिहाड़ी मजदूरी करके घर लौटते हैं। उनके कपड़े सीमेंट और धूल से सने थे। चेहरों पर दिन भर की कड़ी मेहनत और गर्मी की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अमित हांफते हुए अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, सलोनी, जल्दी से एक लोटा पानी देना। इस धूप में ईंटें ढोते ढोते गला सूख गया है। सलोनी जल्दी से मटके से पानी निकालकर अमित को देती है। लीजिए अमित भैया, पानी पी लीजिए। बड़ी भूख लगी है भाई। मोहिनी बहुओं को कहो जल्दी से खाना परोसे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। मोहिनी अपनी बहुओं को घूरती है। खाना? कौन सा खाना? यहाँ तो महारानियों को गर्मी लग रही थी, किसी ने चूल्हे को हाथ तक नहीं लगाया, बस कूलर की हवा खा रही थी दिन भर। क्या खाना नहीं बना? हम लोग दिन भर इतनी गर्मी में धूप में खून पसीना एक करके आते हैं, और तुम लोगों से घर की छांव में खाना तक नहीं बनता।
अरे हद हो गई, यहाँ भूख के मारे जान निकल रही है और 4 बहुओं के होते हुए भी घर में कुछ नहीं बना है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सलोनी को खाना बनाकर जाना चाहिए था। मैं तो कड़ी धूप में कुएं से पानी लेने के लिए गई थी, मैं अकेली क्या क्या करूं? सलोनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए? नहीं जी, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, रुकिए मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ। सलोनी जल्दी से चूल्हे के पास जाती है और लकड़ियां सुलगाने लगती है। जल्दबाजी में चूल्हा जलाने की वजह से बहुत सारा धुआं उठने लगता है, पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, सब खांसने लगते हैं। सलोनी, ये क्या कर रही हो? सारा घर धुएं से भर दिया है, मेरी तो आँख ही जल रही है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस एक कमरे के घर से। तू क्यों तंग आ रही है? क्या मैं खुश हूँ इस एक कमरे की कोठरी में? बार बार इसी बात का जिक्र क्यों करती है तू? हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ निशा, हम सब कोशिश कर रहे हैं। माँ, वो डिब्बा निकालो। मोहिनी अलमारी से एक डिब्बा निकालती है और चारों भाई अपने दिहाड़ी के पैसों का एक हिस्सा उस डिब्बे में डाल देते हैं। हम चारों भाई अपना पेट काट कर दिहाड़ी का पैसा इस डिब्बे में जमा कर रहे हैं। जिस दिन ये डिब्बा भर जाएगा, हम इस एक कमरे से निकलकर 4 कमरों का अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ, कब से हम लोग एक एक पाई जोड़ रहे हैं, यह हमारी मेहनत और पसीने की कमाई है। सब लोग उस डिब्बे को देखकर थोड़े भावुक हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का होता है और सलोनी जल्दी जल्दी खाना बनाती है। सभी खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह। सलोनी, आज सुबह का नाश्ता तू बना ले, कल रात का खाना तो मैंने बनाया था। मैंने घर में झाड़ू लगा दिया है, खाना तू देख ले। नैना और निशा दोनों सलोनी को नाश्ता बनाने के लिए बोल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सलोनी के माता पिता शोभा और शंकर दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथों में एक एक पोटली थी। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग अचानक? अरे बेटी, तेरी बहुत याद आ रही थी तो सोचा आकर तुझसे मिल ले। आइए आइए समना जी, अच्छा किया जो आप आ गई। सलोनी, अपने माँ बाबू के लिए पानी लाना। सलोनी के मायके वालों को भी इसी एक कमरे के घर में आना था। यहाँ तो हमारे रहने के लिए भी जगह नहीं होती, उनके लिए कैसे होगी? अब तो हमें दोनों बुड्ढा बुड्ढी की खातिरदारी करनी पड़ेगी। क्या मुसीबत है। अंकल जी, आंटी जी, आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वैसे आप लोग कितने दिनों के लिए आए हैं? इसका मतलब था कि आप यहाँ रुकेंगे ना। वैसे भी बहुत दिनों बाद आप लोग बेटी से मिलने आए हैं। सलोनी बेटा, अपने मम्मी पापा के लिए आज कुछ बढ़िया सा खाना बना देना। जी माँ जी। दोपहर का समय है। सलोनी चूल्हे पर अच्छा अच्छा खाना बना रही है। बाकी बहुएं अपने अपने काम पर लगी हैं। खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। इस बार नैना की माँ उषा, पिता महेश और भाई राहुल सूटकेस लेकर खड़े हैं। माँ, पापा, राहुल, आप लोग? अरे नैना, राहुल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। शहर में तो गर्मी के मारे बुरा हाल था, तो हमने सोचा चलो कुछ दिन गांव की ठंडी हवा खाकर आते हैं, तुम्हारे घर छुट्टियां बिता लेंगे। यह सुनकर मोहिनी का चेहरा उतर जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कमरा भट्टी बन चुका है। मोहिनी धीरे से राजेश के कान में कहती है, लीजिए, ठंडी हवा खाने आई है, हमारे यहाँ खुद के पसीने नहीं सूख रहे। मोहिनी परेशान होने के बाद भी नैना के मायके वालों का स्वागत करती है और सभी को अच्छा खाना खिलाती है। कुछ घंटे बाद शाम के वक्त निशा हाथ में थैला लेकर सब्जी लेने के लिए घर से निकल रही थी। तभी गली के नुक्कड़ पर उसे अपनी माँ निर्मला, पिता जगदीश और छोटी बहन माही आते हुए दिखाई देते हैं। अरे माँ, पापा, छोटी, आप लोग यहाँ? बेटी, घर में राशन पानी खत्म हो गया था तो सोचा 2-4 दिन तेरे ही घर पर रुक जाएंगे, चल घर चल। निशा उन्हें लेकर घर आती है। घर में अब पैर रखने की जगह नहीं बची थी। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। मोहिनी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है, एक के बाद एक मेहमान आए जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, अब और किसी को मत भेजना। मोहिनी अपने मन में ये सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर फिर से कदमों की आहट होती है। प्रीति के माता पिता सरिता और रमेश पसीने में से लथपथ हांफते हुए अंदर आते हैं। ओए माँ, मर गई इस गर्मी में। शहर से गांव तक के सफर ने तो जान ही निकाल दी। अरे बेटा प्रीति, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तू तो जानती है ना कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो इस गर्मी में दम ही घुट जाएगा। एक काम कर, जल्दी से ठंडा ठंडा शरबत लेकर आ। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। नैना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तेरे घर का ये पंखा तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, बस गर्म हवा फेंक रहा है। मेरी तो जान ही निकल रही है इस उमस से। नैना उठकर कूलर का मुंह अपने घर वालों की तरफ कर देती है।
अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ तो मेरे मम्मी पापा भी कूलर की हवा में बैठे हैं ना। पूरा का पूरा कूलर तुम लोगों ने अपनी तरफ घुमा लिया है, क्योंकि मेरी माँ को गर्मी लग रही है। नैना और निशा कूलर के लिए लड़ने लगती हैं। वहीं सलोनी चुपचाप कोने में बैठी सबके लिए खाना बना रही थी। उसके मम्मी पापा अपनी बेटी को इस तरह काम करते हुए देखकर परेशान हो रहे थे। अरे कोई तो शरबत लाओ, गर्मी से इनके सीने में दर्द हो रहा है। इतने सारे लोग एक कमरे में होने और चूल्हा चलने की वजह से घर में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। भीड़ की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया था। अपने पिता की तबीयत बिगड़ते देखकर प्रीति मोहिनी को जल्दी से घर के बाहर लेकर आती है। माँ जी, घर में ना तो चीनी बची है और ना नींबू। घर का राशन खत्म हो गया है। खत्म तो होना ही था। मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा खाना जो बना था, पता नहीं क्या सोचकर ये लोग हमारे एक कमरे के घर में आए हैं। मोहिनी शांत हो जाओ, मेहमान है हमारे घर। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अगर हमने इनकी खातिरदारी नहीं की तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। खातिरदारी? किस चीज से करूँ खातिरदारी? हवा खाने आए हैं यहाँ, खुद के खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। एक तरफ जहां मोहिनी घर के हालातों को लेकर परेशान थी, वहीं घर में बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं कि जिससे मायके वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने सारा कूलर घेर रखा है नैना। अच्छा ठीक से देखो, तुम्हारे माँ पिताजी और उनके सामान ने ही आधे घर को घेर रखा है। सबको इस तरह परेशान देखकर मोहिनी अचानक खड़ी होती है। वो बिना कुछ कहे उस अलमारी की तरफ जाती है और वो पैसों का डिब्बा निकालकर बाहर आती है। माँ, माँ, तुम वो डिब्बा क्यों निकाल रही हो? वो तो हमारे घर के लिए है ना। मोहिनी कांपते हाथों से डिब्बे का ढक्कन खोलकर पैसे निकालती है। घर तो तब बनेगा ना बेटा, जब इस पुराने घर की इज्जत बचेगी। सलोनी बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी, कहिए क्या काम है? मोहिनी की आवाज सुनकर सलोनी दौड़ कर आती है। मोहिनी सलोनी के हाथ में पैसे थमाते हुए कहती है, सलोनी ये पैसे ले और बाहर नुक्कड़ वाली दुकान से जाकर जल्दी से ठंडा शरबत ले आ। मेहमान इतनी गर्मी में इतनी दूर से आए हैं, सबका गला सूख रहा होगा। बढ़िया सा ठंडा सा शरबत ले आना। जी माँ जी, मैं अभी लाती हूँ और सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। सलोनी पसीने में तरबतर होकर कोल्ड शरबत वाले की दुकान में जाती है और कुछ ही देर में शरबत की बोतलें और बर्फ लेकर लौटती है। वो रसोई में जाकर गिलास सजाती है और सबको शरबत देती है। रमेश सलोनी के ट्रे से शरबत का गिलास लेता है और शरबत पीता है। वाह सलोनी, तुमने तो जान में जान डाल दी। मेरा तो गला सूख कर कांटा हो गया था। अरे यार, ये कूलर भी हवा की जगह सिर्फ आवाज ही दे रहा है। तभी दूसरी बहू नैना की माँ उषा उस पुराने कूलर को घूरते हुए अपना मुंह बनाती है। अरे मोहिनी जी, आपके घर का ये पुराना कूलर तो बिल्कुल आग जैसी गर्म हवा फेंक रहा है। आप लोग इतने छोटे से एक कमरे के घर में इतने सारे लोग आखिर रहते कैसे हैं? हमारा तो दम ही घुट रहा है यहाँ। नैना अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और बात संभालते हुए कहती है, अरे माँ, ऐसा नहीं है। हम लोग अपना ये घर तोड़कर 4 कमरे वाला एक बड़ा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस 1 साल का वक्त और लगेगा। अरे भाग्यवान, शांत हो जा। बच्ची का घर है, जैसा भी है अपना ही है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। रात के 8 बज चुके हैं। सबको भूख लगी है और गर्मी की वजह से सबकी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। निशा के पिता अपना बड़ा सा पेट सहलाते हुए कहते हैं, अरे राजेश जी, अब तो पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। कुछ खाने पीने का इंतजाम है या सिर्फ शरबत पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा? भूख के मारे मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। सही कह रहे हैं ये। बहू जल्दी से कुछ खाने को बनाओ, बड़ी भूख लगी है। निर्मला की बात सुनकर सबसे बड़ी बहू प्रीति, जो अपनी माँ के पास बैठी थी, तुरंत सलोनी की तरफ मुड़ती है। अरे सलोनी, सुन रही हो ना? सबको बहुत तेज भूख लगी है। एक काम कर, आज रात के खाने में राजमा चावल बना दे। सब लोग बड़े चाव से खा लेंगे। नेहा का भाई राहुल राजमा चावल का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। राजमा चावल? सलोनी भाभी, राजमा चावल तो मेरे फेवरेट है। आज तो मैं पेट भर के राजमा चावल खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन घर में राजमा और मसाले तो खत्म है। हाँ तो जाकर राशन की दुकान से सामान खरीद कर ले आ। सलोनी राशन की दुकान पर जाती है। पसीने से लथपथ होकर जब वो राजमा चावल और मसाले लेकर आती है तो देखती है कि बाकी तीनों बहुएं आराम से बैठी हैं। सलोनी रसोई में बर्तन निकालते हुए और अपनी जिठानियों की तरफ उम्मीद से देखती है। दीदी, क्या आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? खाना थोड़ा जल्दी बन जाएगा और मुझे भी आसानी होगी।
वरना इतने सारे लोगों का खाना मुझे अकेले ही बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। अरे सलोनी, तू देख नहीं रही है क्या? मैं अपने पापा के पैरों में तेल लगा रही हूँ और उनके पैर दबा रही हूँ। सुबह से सफर करके आए हैं, थक गए हैं। मैं तो तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तो अपनी माँ से कुछ जरूरी बातें कर रही हूँ। इतने दिनों बाद मायके वाले आए हैं तो तू अकेले ही बना ले। उफ, मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं लग रही है। मेरे तो सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी सलोनी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। रुक, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। अपनी जिठानियों के बहाने सुनकर सलोनी मन ही मन निराश होती है और निर्मला को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं आंटी जी, आप लोग मेहमान हैं, आप आराम कीजिए, मैं अकेले ही जल्दी खाना बना लेती हूँ। सलोनी एक छोटे से कोने में गैस चूल्हा जलाती है और राजमा और मसाले भूनना शुरू करती है। तड़के की वजह से पूरे कमरे में धुआं और मसालों की तेज महक फैल जाती है, जिसकी वजह से सभी खांसने लगते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा धुआं है? अरे मेरे तो सांस ही अटक जा रही है। अरे भैया, एक तो इस कमरे के घर में इतनी भयानक गर्मी, ऊपर से ये चूल्हे का धुआं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गैस चैम्बर में बंद कर दिया हो। अरे दम घुट रहा है मेरा। मोहिनी जी, एक तो इतनी गर्मी लग रही है और ऊपर से तुम लोग चूल्हा भी यहीं अंदर ही जलाते हो। कम से कम चूल्हे को बाहर तो निकलवा दो। मेरे पति की तो जान ही निकल रही है ऐसे। अरे सलोनी, आज तो खाना बन गया है। एक काम करना, कल से आंगन में रसोई कर लेना। जी ठीक है माँ जी। सलोनी मोहिनी की बात सुनकर उदास हो जाती है और गर्मी में परेशान होकर सबके लिए राजमा चावल बनाती है। सभी एक लाइन में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नैना का भाई राहुल भुक्कड़ की तरह ठूस ठूस कर राजमा चावल खाता है। वाह सलोनी भाभी, क्या स्वाद है, मजा आ गया। धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना लेकर भाग नहीं रहा है। नैना को राहुल को कोहनी मारते हुए देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी खाना तो खा लेते हैं, लेकिन खाना खत्म होने के बाद सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि सब लोग सोएंगे कहाँ। भाई, अब सोएंगे कहाँ? हम 18-20 लोग हैं और कमरा सिर्फ एक। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। वही तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि लेटेंगे कहाँ। एक के ऊपर एक चढ़कर सोना पड़ेगा क्या? अरे सब लोग मिलकर थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एक काम करो निशा, नैना, सलोनी, एक काम करो, ये सारे बड़े बैग और सूटकेस अलमारी के ऊपर और उस कोने में रख दो। बीच की जगह खाली करो। सारे लोग मिलकर कमरे का सामान एक कोने में खिसकाते हैं। महिलाएं एक तरफ लाइन से अपने बिस्तर लगाती हैं और पुरुष दूसरी तरफ लाइन से लेट जाते हैं। एकदम ट्रेन के जनरल डिब्बे जैसा नजारा बन जाता है। अरे चलो चलो, जैसे जैसे जगह तो बन गई, अब सब सो जाते हैं। कमरे में लाइट बंद कर दी जाती है। गर्मी की वजह से कमरे में उमस बहुत थी। तभी अरे शोभा, जब से हम आए हैं हमें सलोनी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या हुआ जी, हम लोग तो वैसे भी कुछ दिन रुकने वाले हैं ना। आज बात नहीं हो पाई तो क्या हुआ, कल बात कर लेंगे। इस तरह थोड़ी बातें करते हुए शंकर और शोभा सो जाते हैं। थोड़ी देर में लोगों की खर्राटों की आवाज गूंजने लगती है। रमेश जी, जो काफी मोटे हट्टे कट्टे आदमी हैं, उन्हें नींद में हाथ पैर मारने की आदत थी। वो गहरी नींद में अपना भारी भरकम पैर पास सो रहे महेश के सीने पर जोर से रख देते हैं। अचानक सीने पर भारी वजन पड़ने से महेश नींद में छटपटाते हुए कहते हैं, अरे बाप रे बाप रे, अरे बचाओ, अरे भाई मेरे ऊपर कोई हाथी चढ़ गया है, मर गया रे, मेरी पसलियां टूट गई। इस चीख से पूरे कमरे के लोग अचानक हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। क्या हुआ? कहाँ है हाथी? घर में हाथी कहाँ से आ गया? अरे ये देखो, अरे ये हाथी का पैर नहीं तो और क्या है। रमेश जी, अपना ये भारी पैर हटाइए मेरे ऊपर से, मेरी तो जान ही निकल गई। महेश की बात सुनकर रमेश अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। ओह, माफ करना भाई, मुझे लगा कोई तकिया है। सभी लोग दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। करीब आधे घंटे बाद निशा की बहन माही को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठती है, लेकिन उसकी लंबी चोटी पर सलोनी की माँ शोभा सोई हुई थी। तो जब माही उठने की कोशिश करती है तो उसकी चोटी जोर से खिंच जाती है। हाय राम, मर गई रे, बड़ी जोर से लगी। मेरे तो सारे बाल जड़ से उखड़ गए हैं। अरे कौन अंदर चल रहा है अंधेरे में? अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी चोटी दिखी ही नहीं। माही के चिल्लाने से सभी उठ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से बिजली गुल हो जाती है और कमरे में अंधेरा छा जाता है।
अरे बाप रे, ये बिजली को भी अभी जाना था। कोई यहाँ वहाँ मत खिसकना, बहुत अंधेरा है। पर अंधेरे में लोग टॉयलेट जाने और पानी पीने के लिए उठते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। कोई किसी के पेट पर पैर रख देता है तो कोई किसी का सिर किसी दूसरे से टकरा जाता है। अरे भाई, ये कौन है? आराम से भाई, अरे मेरा चश्मा टूट जाएगा। सभी एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। तभी अचानक से बिजली आ जाती है। अपने मेहमानों को इस तरह से देखकर राजेश शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, आज तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कैसा तमाशा बन रहा है मेरे घर का। बिजली आ गई है, आप सभी सो जाइए। सभी जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन बाथरूम को लेकर ड्रामा शुरू हो जाता है। मोहिनी के घर में सिर्फ एक ही छोटा सा बाथरूम था जो घर के बाहर था। सब लोग उठ चुके होते हैं। निशा की मां निर्मला पिछले आधे घंटे से बाथरूम के अंदर बैठी थी। बाथरूम के बाहर 10-12 लोगों की एक लंबी कतार लगी थी। उसके सबके चेहरे पर बेचैनी थी। अरे बहन जी, अरे बाहर निकलिए। वहीं घर बसाने का इरादा है क्या? बाहर निकलिए जल्दी, दूसरों को भी मौका दीजिए। अरे मुझसे तो अब और बर्दाश्त नहीं होता। जगदीश से रहा नहीं जाता और वो एक लोटा लेकर खेतों की तरफ दौड़ लगा देते हैं। अरे मैं खेतों में जा रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो रही है। मोहिनी के घर का ये तमाशा पड़ोस की औरतें देखकर खूब हंसती हैं। अरे देखो देखो, 4 बहुओं के मायके वाले एक साथ आधम के हैं। पता नहीं एक कमरे में कैसे सोते होंगे। अरे मुझे तो लगता है कि ये लोग एक के ऊपर एक चढ़कर सोते होंगे। देखो बाथरूम के लिए तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी खजाने की लाइन में खड़े हो। पड़ोसियों की ये बातें सुनकर सलोनी शर्मिंदगी में अपना सिर झुका लेती है। लेकिन उसकी तीनों बहुएं प्रीति, नैना, निशा इस बेइज्जती को सुनकर गुस्से से भर जाती हैं और गुस्से से पैर पटकते हुए मोहिनी के पास जाती हैं। माँ जी, ये क्या है? पड़ोसियों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। आप लोग नया घर कब बनवाएंगे? सारा पैसा तो आप मेहमानों की खातिरदारी में उड़ा रही हैं। कल राजमा चावल, आज कुछ और। ऐसे तो कभी घर नहीं बन पाएगा। मोहिनी को नैना की ये बात चुभ जाती है। वो समझ जाती है कि ये तीनों बहुएं खुद तो एक तिनका नहीं तोड़ती, ऊपर से सारा दोष दूसरों पर डाल रही हैं। मोहिनी उन्हें सबक सिखाने की ठान लेती है। अच्छा, खुद कोई काम नहीं करते और मुझे ताने मार रही है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। अरे सभी सुनिए, नैना बहू सबके लिए बिरयानी बनाने वाली है। क्या माँ जी, आप भी कुछ भी बोलती रहती है। मेरी बिरयानी तो कभी अच्छी नहीं बनती है। बिरयानी तो सलोनी अच्छी बनाती है। सलोनी, तुम ही बिरयानी बना देना। मोहिनी का सारा खेल उल्टा पड़ जाता है और बिरयानी बनाने का सारा जिम्मा फिर से बेचारी सलोनी पर डाल दिया जाता है। मैं अकेले बिरयानी कैसे बनाऊंगी दीदी? आप लोग तो मेरी मदद करोगी ना? माफ करना सलोनी, मुझे अपनी बहन माही के साथ बाजार जाना है। उसे गांव के बाजार से कुछ सामान खरीदना था। आज सुबह से पता नहीं मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जिससे मुझे लू सी लग गई हो। इस तरह सलोनी की तीनों देवरानियां कोई न कोई बहाने से बिरयानी बनाने से बच जाती हैं और बेचारी सलोनी को धूप में आंगन में अकेले 18-20 लोगों के लिए बिरयानी बनानी पड़ती है। बिरयानी बनने के बाद सब लोग उंगलियां चाट चाट कर बिरयानी खाते हैं। खाने के बाद झूठे बर्तनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। सुनो बहुओं, सलोनी ने कल से लेकर आज तक सारा खाना बनाया है। वो बर्तन नहीं धोएगी। तुम तीनों ने कोई काम नहीं किया है, तो अब ये सारे झूठे बर्तन तुम तीनों मांजोगी। क्या हम बर्तन धोएंगे? इतने सारे? हाँ, तुम ही धोगी। अगर खाना खाया तो बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे। चलो लग जाओ काम पर। तीनों बहुएं भारी मन से और पसीने में तरबतर होकर बर्तनों का पहाड़ साफ करती हैं। उनकी कमर दर्द करने लगती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। मेरी तो कमर टूट गई। तीनों बहुएं हाय हाय करते हुए सारे बर्तन मांजती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। चारों बहू के मायके वालों को एक कमरे के घर में रहने में काफी दिक्कत होती है और तीनों बहुएं मिलकर अपना अधिकतर सारा काम सलोनी से करवाती हैं। एक दिन सलोनी कपड़े धो रही थी, तभी प्रीति देखती है कि कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर भी पड़ा है। अरे सलोनी, तू कपड़े धो रही है तो मेरे मम्मी पापा के भी कपड़े धो दे। अपने सारे कपड़ों का ढेर प्रीति सलोनी को दे देती है और उसे सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। इस तरह सारे लोग सलोनी से खच्चर की तरह काम करवाते रहते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सलोनी की मां शोभा गुस्सा हो जाती है।
यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हमारी बेटी के पास तो हमारे लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। उसे तो बस काम में जोत रखा है इन लोगों ने। अरे शोभा शांत हो जा, हम उससे मिलने आए हैं, थोड़ा वक्त तो बिता लेने दो। शंकर शोभा को जैसे तैसे समझाता है। शाम को अचानक मौसम बदलता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। गर्मी से सबको बड़ी राहत मिलती है। झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वाह, मौसम कितना सुहावना हो गया है। इतनी भयंकर गर्मी के बाद ये बारिश तो वरदान जैसी है। अरे भाई, मौसम इतना बढ़िया है तो कुछ गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो जाए, मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सलोनी बेटा, जरा सबके लिए बढ़िया सी कड़क चाय और प्याज के पकौड़े बना लाओ। अब बारिश रुक गई थी। सलोनी फिर से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। वो सबके लिए चाय और पकौड़े बनाती है। जैसे वो चाय पकौड़े लेकर सबको देने के लिए उठती है तो 2-4 दिनों से लगातार इतने सारे लोगों का खाना बनाने और घर के बाकी काम करने की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। अरे देखो देखो, सलोनी को क्या हो गया? गिरने की वजह से चाय का ट्रे भी उसके हाथ पर गिर जाता है और उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। सभी जल्दी जल्दी सलोनी के चेहरे पर पानी डालते हैं। फिर उसे होश आता है। मेरा हाथ बहुत जोर से जल रहा है। सलोनी को ऐसे देखकर उसकी माँ शोभा दौड़कर उसके पास आती है और गुस्से से आग बबूला होते हुए कहती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी फूल जैसी बच्ची को आप लोगों ने कोल्हू के बैल की तरह काम में जोत रखा है। सुबह से बेचारी बस काम काम और काम ही कर रही है। आप लोगों ने उससे एक मशीन की तरह काम करवाया है। हम लोग यहाँ उससे मिलने आए थे और आप लोगों ने उसे हमारे लिए ही नौकरानी बना दिया। अरे शोभा शांत हो जाओ, देखो सलोनी का कितना हाथ जल गया है। शोभा जी, आपका गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग सभी अपनी बेटी से मिलने आए थे, पर क्या आप में से किसी ने या मेरी इन बाकी तीनों बहुओं ने उसकी एक भी बार मदद की? आप सब तो बस हुक्म चला रहे थे, ये लाओ वो लाओ। एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है? मैं उसे आराम देना चाहती थी, पर आप लोगों की फरमाइशें ही खत्म नहीं हो रही थी। मोहिनी की बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तीनों बहुएं प्रीति, नैना, दिशा और उनके मायके वाले शर्म से झुक जाते हैं। मुझे माफ कर दो सलोनी, हमने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम बस अपने आराम के बारे में सोचते रहे और तुम्हें काम के भट्टे में झोंक दिया। हाँ माँ जी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमने सलोनी को 1 मिनट का भी आराम नहीं दिया। और सलोनी बेटा, इन सब में तुम्हारी भी गलती है। तुमने अपने मायके वालों को जरा भी टाइम नहीं दिया। तुम्हें अपने ससुराल को संभालने के साथ अपने मायके वालों को भी समय देना चाहिए था। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, लेकिन मैंने थोड़ा भी समय निकालकर आपसे बात तक नहीं की। अब से हम सब मिलकर घर का सारा काम करेंगे। और सलोनी, तुम अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से वक्त गुजारना। निशा, नैना, प्रीति सलोनी से अकेले काम करवाने की जगह अब सब साथ मिलकर काम करने लगी। चारों बहू अब साथ खाना बनाती, साथ बर्तन धोती। चारों बहुओं के साथ काम करने की वजह से सलोनी के ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़ता है और वो भी अपने मायके वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारती है। माँ, आप लोगों की बहुत याद आती है। कुछ दिन बाद चारों बहू के मायके वाले अपने अपने घर को लौट जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद मोहिनी उदास होकर राजेश से कहती है, देखिए ना जी, मेहमानों की खातिरदारी में हमारे बचाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब हम अपना घर कैसे बनाएंगे? मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है। ये बात चारों बेटे और चारों बहुएं सुन लेती हैं। वो सब एक साथ मोहिनी और राजेश के पास आते हैं। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम चारों भाई फिर से मेहनत करेंगे और पैसे जोड़ेंगे। माँ जी, हमें भी समझ आ गया है कि काम चोरी से कुछ नहीं होगा। अब हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। इसके बाद परिवार का हर एक सदस्य मेहनत में जुट जाता है। चारों बेटे अमित, रोहित, समीर, केशव दिहाड़ी और ओवरटाइम काम करते हैं। चारों बहुएं भी हाथ बटाती हैं। प्रीति लोगों के घरों में साफ सफाई का काम पकड़ लेती है। नैना एक दुकान में बैठकर ग्राहकों को सामान बेचती है। निशा सिलाई मशीन पर सबके कपड़े सिलने का काम शुरू करती है और सलोनी मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। सभी पैसे कमाकर डिब्बे में डालते हैं। मेरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं घर बनाने के लिए। हे भगवान, उन्हें हिम्मत देना। दिन रात की कड़ी मेहनत और पाई पाई जोड़ने के बाद मात्र 1 साल के भीतर ही वो लोग पैसे जमा कर लेते हैं। फिर मोहिनी और उसके परिवार वाले से एक कमरे के घर को तोड़कर एक बड़ा 4 मंजिला घर बनवाते हैं।
जहां 4 बहू का अलग अलग कमरा होता है और मोहिनी राजेश का कमरा अलग होता है। साथ में मेहमानों के लिए भी 1-2 कमरे होते हैं। अगले साल फिर से गर्मियों का मौसम आता है। अरे बहू, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं ना? जी माँ जी। चारों बहुओं के मायके वाले फिर से उनसे मिलने आते हैं, लेकिन इस बार वो एक कमरे के घर में नहीं बल्कि बड़े से घर में आते हैं। मोहिनी के नए घर को देखकर उषा, अरे वाह मोहिनी जी, आप लोगों ने तो बड़ा ही सुंदर घर बनाया है। इस बार मुझे अपना पैर सिकोड़ कर नहीं सोना पड़ेगा। कोई हाथी किसी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। रमेश की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब चारों बहुएं मिलकर काम करती हैं, कोई किसी पर हुक्म नहीं चलाता। घर में खुशी, शांति और प्यार का माहौल होता है। मोहिनी और राजेश अपने भरे पूरे परिवार को इस नए घर में खुश देखकर गर्व से मुस्कुराते हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई।